अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से राना मोहम्मद अजीम साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन शेर पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि शिकस्त होगी तो हम शिकस्त को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर धांधली की गई है वहां पर री पोलिंग करवाई जाए। ये एक मुतालबा सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन उनकी जानिब से अगले मराहिल के लिए कैंपेन भी जारी है, यानी कि अगले मराहिल में वो इंतखाबात का हिस्सा तो बनने जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनका जवाब दिया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर जो पीपल्स पार्टी है वो धांधली का रोना रो रही है, कयामत कितने बजे है। उनकी जानिब से ये तंजिया पोस्ट की गई है, जिस पर शर्जील मेमन साहब ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जी कि ये फॉर्म 47 की वजह से इस किस्म की बातें हो रही हैं। फिर नून लीग की जानिब से अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इसका जवाब दिया है। ये जवाब दर जवाब चल रहा है। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदा करने का सोच रही है? इस हवाले से हमने बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के हवाले से क्या करने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का एक बार फिर शोर है। नवंबर में कहा जा रहा है कि मुतवक्के तौर पर गैर जमाती इंतखाबात करवाए जाएंगे और अरकान असम्बली से इस हवाले से कुछ तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। क्या पोजीशंस हैं हल्के में, वो भी पूछा गया है। मरियम नवाज साहब अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगी। ये सारी सूरत हाल, इस पर भी हम बात करेंगे। राना साहब, आज फिर बिलावल साहब की जानिब से तनकीद की गई है और बारीक वारदातिया करार दिया है मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी को। सर, क्या कहेंगे? राहें जुदा होती नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इन ख्यालात के बाद भी, अगर एक दूसरे पर इस कदर शदीद तनकीद के बाद भी मरियम साहिबा के ट्वीट, बिलावल साहब की तकरीर, उस्मा बुहारी का सिंध दिखाना और शर्जील मेमन का आगे से जवाब देना जी, राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई शख्स ये तवक्को रखे कि अब ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, तो फिर पीपल्स पार्टी की भी सियासत ख़त्म और फिर मुस्लिम लीग नून की भी सियासत ख़त्म। इसकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह वजूहात हैं। नून लीग की लीडर है, देखें मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर नून लीग के अंदर कोई लीडर है तो वो मरियम नवाज शरीफ है, मान लेना चाहिए जो हकीकत जी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट कर रही हैं कि बारीक वारदात, और कह रही हैं क़यामत। ये ट्वीट किया होता ना बैरिस्टर कोहर ने, ये किया होता ट्वीट सुहेल अफरीदी ने, ये ट्वीट किया होता मौलाना ने, ये ट्वीट किया होता किसी और शख्स ने, तो आप उसे कुछ और तरीके से कह लेते। और इसी तरह की जो तकरीर है कि ये हमेशा से इक़्तिदार में, उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा गया ये पहली दफ़ा वज़ीर आला भी धांधली से बने, यही बात की ना। वो सारी तकरीरें आपके सामने हैं। ये तो एक सीरियल चल रही है, जिस तरह हम एक होता था सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो टीवी पे और कुछ नहीं चलता। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये चल रहा है। कोई नहीं चीज़ चल रही। पेट्रोल के साथ आवाम का क्या हाल हो गया, कुछ नहीं चल रहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा कि गरीब के पास रोटी नहीं है, कुछ नहीं चल रहा कि गंदम नायाब है, कुछ नहीं चल रहा कि सैलाब जो है, सैलाबी सूरत हाल क्या है। ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अब भी खुद उनका सबसे बड़ा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि जनाब ये 47, ये फलां, ये बिल्कुल धांधली शुदा, जो भी कहता है, उसके बाद अगर वो उनको गले लगा के उनके साथ रहता तो लोग पीपल्स पार्टी से पूछेंगे और इसी तरह नून लीग से पूछेंगे। देखें, बिलावल को हो गया जवाब। बिलावल साहब का जो मुतालबा था, बिलावल साहब को किसी ने ये थोड़ी सी थपकी दी थी कि बिलावल साहब ये जो 4 5 6 10 पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग हो जाएगी जी।
सारा कुछ हो जाएगा। ये आपको मैं तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। लेकिन आज जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जब एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को चंडी दिखा दी गई है, चलो निकलो बाहर। ये हो गया, जिसकी वजह से बिलावल साहब जो है वो शदीद गुस्से में हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अवाम के साथ जितनी गुफ्तगू की गई है अवाम तक पहुंचाने के लिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते कि किसने किसको काबू में किया हुआ। बहुत कुछ आज बोला गया, कुछ टीवी ने दिखा दिया, कुछ चैनल्स ने नहीं दिखाया। लेकिन एक बात हमजा साहब बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि अब भी अगर तो ये पूछे कि रास्ते जुदा हैं या नहीं, तो फिर ये पागलपन इसलिए है कि आप 4-6 लोग तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि जनाब एक नूरा कुश्ती है, लेकिन जिस कौम से आपने वोट लेने हैं वो 45 के जरिए ले, 47 के जरिए ले, 48 के जरिए ले, जिसके जरिए मर्जी ले, उस कौम को कितनी दफा पागल बनाएंगे। अब लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लोगों के जहन में एक एक चीज है। अब तो वो दौर है कि अभी मैं भी प्रोग्राम में कोई बात करूंगा तो 10 मिनट बाद आज से 4 साल पहले की हुई बात भी निकाल लेंगे। जी जी, ऐसे ही है। तो कैसे बोलेंगे आप एक चीज तो जहन में माने जी, आज तहरीक इंसाफ जीत गई। वो कैसे राना? वो तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन को 47 का करार दिया, हाँ बयानिया, तहरीक इंसाफ ने 47 करार दिया था। जी जी, बयानिया, ठीक है, उनका बयानिया जीत गया। आज एक तरफ से कहा जा रहा बरीक वारदात और दूसरी तरफ से 47 कहा जा रहा। भाई बयानिया तो तस्लीम कर लिया गया तहरीक इंसाफ का, बात तो तस्लीम कर ली गई तहरीक इंसाफ की, बात तस्लीम भी कर ली गई। और कह भी कौन रहा है जो दोनों इक्तदार में है, कह भी कौन रहे हैं जिन्होंने वो माले गनीमत में सीटें भी मिली थी, कह कौन रहा है कि जो इस इक्तदार का पूरा मजा उठा रहे हैं। कोई अपोजिशन नहीं है, इन दोनों में से झूठ है। अपोजिशन कौन सी अपोजिशन? एक ईवान सदर में सेनेट में बैठे हैं, एक वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। कौन सी अपोजिशन? कोई अपोजिशन नहीं है। ठीक हो गया, अब अपोजिशन होंगी, अब ये सारी चीजें होंगी। हाँ, वो भी अगर पीपल्स पार्टी ने अगले चंद दिनों में राह जुदा खाली थोड़ी नहीं पूरी राह जुदा ना की, तो फिर देखिएगा अभी तो ये जो इलेक्शन होने हैं ना, वो जो नशिस्तें हैं महाजरीन की, जी जी, इस पर फड्डा देखिएगा। अभी इंतजार तो करें, अभी लड़ाई का ना ये कभी सास से तो नौ लड़ते देखा जे, अल्लाह ना शुरू ये दंगलबाज होना। ये मैं एक बात कर रहा, तो वो लड़ाई हल्की सी शुरू हुई है। अभी तो लड़की के घर वालों ने आना है, लड़के के घर वालों ने होना है, रिश्तेदारों ने इकट्ठे होना है, फिर पंचायत लगनी है, पंचायत में भी हाथापाई होनी है, इसके बाद ये होना है। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, एक तो ये इख्तलाफात हैं, बातचीत हो रही है, राना साहब जिस तरह से निशानदेही कर रहे हैं कि अब ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, इससे एक चीज़ हुई कि सारा कुछ डाइवर्ट कर दिया गया और सिर्फ बात ये हो रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन ईवान सदर में एक समरी भी रुकी हुई है, वो 19 जजेस की समरी वाकई रुकी हुई है या अभी वैसे ही उसको कुछ टाइम है? ये मामला है क्या, ये इख्तलाफात की वजह से तो नहीं ईवान सदर ने रोक ली? एक तो हमजा साहब जो मैं अभी भी इसको नूरा कुश्ती वैसे कहूँगा, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रही है, उसकी वजह बड़ी सिंपल और बड़ी सादा सी है। एक तो 8 फरवरी 2024 को जो बात, यानी कि 8 फरवरी 2024 के बाद जो बात करनी चाहिए थी और अलाल ऐलान करनी चाहिए थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत आज बिलावल साहब से लेकर शर्जील इनाम मेमन तक तमाम जो क़यादत है वो जिस तरह फार्म 47 का और जैली मैंडेट का ताना दे रही है मुस्लिम लीग नून को, इसका मतलब ये है कि वो इस पर कन्विंस हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट मिला या इन्होंने लिया वो असली नहीं है। तो 8 फरवरी 2024 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक आपने इंतज़ार किया, यानी कि 2.5 साल आपने इंतजार किया। आपने सदर ले लिया, गवर्नर ले लिए, चेयरमैन सेनेट ले लिया, आपने 26वीं तरमीम करवा ली, आपने 27वीं तरमीम करवा ली, आपने क्या क्या क्रेडिट नहीं लिया। एक क्रेडिट सिर्फ इन्होंने नहीं लिया कि जी जो ये हुकूमत कर रही है, जो इसकी नाकाम माशी पॉलिसियां हैं या जो अवाम पे बर्डन आ रहा है, ये इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे, बाकी सारा पीपल्स पार्टी ले रही है। तो ये कौल और फेल में तजाद है पीपल्स पार्टी के। अब आते हैं, आपने जो सवाल किया, अब वो भी तकरीबन जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो सिचुएशन है, उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं मामला। पीपल्स पार्टी कुछ नॉमिनेशंस की मंजूरी ना होने के हवाले से अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि वो कुछ नाराज़गी कहीं ना कहीं पाई जा रही है।
तो 20 और 21 जुलाई को 19 जजेस की तैनाती की सिफारिश करता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो लाहौर, इस्लामाबाद, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान 4 हाई कोर्ट्स के ये जजेस हैं। तो उमूमी तौर पर 24-48 घंटे के बाद वो समरी आ जाया करती है। जो मुतलका लोग हैं, मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा समरी नहीं आ रही हमें, मतलब वो जो जजेस ने हलफ उठाना है वो इंतजार में बैठे हुए हैं। और हुकूमती जो हलके हैं उनके हवाले से जरा ये बताते हैं कि हुकूमती हलके ऑल्टरनेट जो सोल्यूशन है आइन ने दिया हुआ है उसकी तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत जो है इसको तवील जो है वो नहीं लटका सकते उस समरी को, उनको अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई डिसीजन लेना है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये समरी नहीं भेजी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी पावरफुल बॉडी है, उसने ये सिफारिश करके भेजी है। बिल्कुल ठीक है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम चांद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम अफजल चांद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, सवाल ये है कि वक्त गुजर गया है और ये वक्त गुजरने के बाद वाला मौका है। 8 फरवरी 2024 को ही अगर ये पीपल्स पार्टी कह देती कि धांधली ज़्यादा फॉर्म 47 की पैदावार है नून लीग, तो आज हालात यहाँ पर ना होते। सर, आपने आईनी तरमीम भी करवा दी, चलें अब वो कानूनी तो हो गई क्योंकि पार्लिमान वजूद में आ गई, लेकिन क्या अखलाकी तौर पर कहा जाएगा कि ये तरमीम दुरुस्त थी, ये सारे फैसले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किए? देखिए जी, अगर 8 फरवरी को आप कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी करती, तो फिर शायद इस मुल्क में जमहूरियत का बिस्तर, बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाता। आप बड़े जो कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी अभी आपके एक दोस्त फरमा रहे थे कि अगर हमने उस रिजल्ट को मनोआन तस्लीम किया होता तो आज बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होते। 2.5 साल बाद हमारे वज़ारत उज़्मा हमने खुद छोड़ी है, किसी ने हमसे ली नहीं है। ये पहले दिन मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था, आप दूसरे मेंबर से पूछ लें। हमारी बात जब शुरू हुई थी तो इसी हुई थी, उन्होंने सागदार साहब ने कहा कि जी हमें तो 2.5 साल है, 2.5 साल हमारे, 2.5 साल आपके। नदीम अफजल चांद साहब, हो गया, आपने जमहूरियत को बचा लिया। इस मुल्क में जमहूरियत का होना ही बड़ा ज़रूरी है। अब फिर बकौल आपके कि एक जमहूरी इलेक्शन था, लाहौर साहब के उस पर बिडाका पड़ गया है। अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जो आपके एक आस उम्मीद थी कि चंद हल्कों में री पोलिंग हो जाएगी, जो आपका मुतालबा था वो भी ख़त्म हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अगला भी इलेक्शन के 2 मराहल जो हैं वो भी आने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि उनमें आपको, एक तो ये बता दें, समझते नहीं बल्कि आप ये बता दें उसमें किसी ने कोई तसल्ली दी है कि 2 नंबरी नहीं होगी, और दूसरा क्या अब पीपल्स पार्टी नून के बाद जी देखिए राना साहब, हम तो पार्टी ने तो बड़ी दफा, अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा लें, आपकी पार्टी ने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इस निज़ाम को चलाने के लिए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर उसके बाद जो 90 में हुआ, जो जुर्रू वाला इलेक्शन हुआ, आरोज वाला हुआ, पता नहीं क्या क्या 2013 में हुआ, सारा कुछ करने के बावजूद भी पार्टी ने रिजल्ट तस्लीम किए। मरकज दिया गया, सूबा ना दिया गया, फिर भी तस्लीम किया, इलेक्शन के लिए, इस वफाक के लिए, इस रियासत के लिए और इस आइन को बचाने के लिए। अब कोई माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं जीबी का इलेक्शन हुआ, तो हमने जीबी के इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने किया, फिर हमने बजट के दिन थे तो हमने बजट के ऊपर खुलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर तस्लीम किया गया, लेकिन रिजल्ट में वहां भी कोशिश की गई जितनी हो सकती थी गड़बड़ करने की। 2 सीटें हमारी ले ली गई, छीन ली गई। इसके बावजूद भी हम मेजॉरिटी में थे, किसी को यकीन नहीं था कि पीपल्स पार्टी इतनी मेजॉरिटी लेगी। अब कश्मीर की बात है, हम कतई नहीं कहते आज तक कि आप हमें सपोर्ट करें। हम कहते हैं कि आप छोड़ दें, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, लोगों को अपनी राय खुल के देने दें, लोगों की राय तस्लीम करें। असल मसला यह है कि यहाँ लोगों की राय तस्लीम करने के लिए तैयार कोई नहीं है और उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और हम तो बाद में आते हैं ना, हमारी आप पार्टी की बात बाद में करें, पहले तो पाकिस्तान की बात हम करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो कुर्बानियां दी है, इसलिए हम वफाक की बात करते हैं। हमको गली नाली की सियासत पे डिबेट नहीं करते, ना कभी उस पे हमने डिबेट की है, आइन की और जमहूरियत की। और इस वक्त भी जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर लहूलान है, बलोचिस्तान लहूलान है, KPK में जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी इसी बातों पर कहती है कि कश्मीर में भी, अब जो बिलावल साहब ने बात की है कि आपने कश्मीर के इलेक्शन तो इतने फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे कि दुनिया कहती, और ये जो लोग धरना दे के बैठे हैं इनके मौक़िफ़ को हम रद्द करते, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मुनसिफाना इलेक्शन के जरिए।
लेकिन अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे जिससे इलेक्शन पे क्वेश्चन उठेंगे, तो फिर जो भी जत्थे होंगे या जो भी लोग धरना देंगे या जो लोग मुतालबात करेंगे, फिर आम आदमी तो उसकी तरफ बढ़ेगा कि वो बातें ठीक कर रहे हैं। अगर हम पीपल पार्टी को कोई बंदा दाखिल ही नहीं कश्मीर में हो सकता था, 12 लाख की हुकूमत थी, तो लोग जॉइंट एक्शन कमेटी पोलिटिकल जमातें छोड़ गई थी इधर आने। पीपल पार्टी को आपने 6 महीनों के लिए हुकूमत दी, हमने ले ली। उसके बाद आपने सदर बनना था, आपने सदर का इलेक्शन नहीं होने दिया कि पीपल पार्टी का सदर ना बन जाए। जब बैरिस्टर सुल्तान साहब फौत हुए, हम चुप कर गए। फिर फेजेस के अंदर इलेक्शन की बात हुई तो हम नहीं मानते थे, हमारी कश्मीर की चैप्टर है वो नहीं मानने के लिए तैयार था। उनको पता था कि ये फेजेस के इलेक्शन करवाएंगे और इसी के जरिए ये धांधली करेंगे ताकि दूसरी सीटों पे असर हो सके। लेकिन सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया कि सिक्योरिटी नहीं हो सकती और जंगो-जदल नहीं होने दी जाएगी। ये एक 1 पॉइंट की गारंटी हमारी पार्टी को दी गई, चेयरमैन को दी गई कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फोर्सेज हैं इस वक्त, हम बलोचिस्तान में मसरूफ हैं, दाएं बाएं भी हैं, तो हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में हमने फोर्सेज डिप्लॉय करनी है ताकि फेजेस में हो जाए इलेक्शन और एक फेज के बाद हो। लेकिन जो वहाँ सूरत हाल हुई, सरेआम फायरिंग, सरेआम लुकड़ियाँ उठा लेना, अब बताएं इसके ऊपर हम अपनी पार्टी, कश्मीर पार्टी को क्या जवाब दे हमारी पार्टी? ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। आज अभी हम जलसा करके निकले तो लोग जी साकिब साहब जी आप ये जो आपने बात की, जी सर, आपने जो बात की कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद यकीनी तौर पर सिचुएशन ऐसी थी जिसका इदराक आपको भी और सबको था, तो 2.5 साल के बाद आपकी पार्टी ये कह रही है, हम मान लेते हैं कि आप उनके साथ हो गए, तो 2.5 साल के बाद बिलावल साहब ने रात जो बात की, उन्होंने ये कहा कि 2.5 साल के बाद मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर ना आने के पीछे एक उनका मैंडेट की लिजिटिमेसी का मामला भी था। क्या उनका मैंडेट जो है वो क्वेश्चन मार्क है उसके मैंडेट पर? तो सर 2.5 साल के बाद आपने ओहदे भी फिर रखे हुए हैं, सदर भी हैं, वो भी आपको ताने दे रहे हैं, ओहदे हमें सिर्फ नून लीग ने नहीं दी, सेनेट, गवर्नर, देखिए, और 26वीं 27वीं तरमीम, सर क्रेडिट सारे मतलब भाई जारी सी बात है उसी जाली मैंडेट के वोट है सर। मेरी बात सुने, अब इस 2.5 सालों में और जिम्मेदारियां किसकी बनती थी? इस 2.5 सालों में हमने जुडिशरी को मौका दिया, जुडिशरी फेल हो गई। हमने पीटीआई को मौका दिया, पीटीआई फेल हो गई। उसने पॉलिटिकली क्या डिलीवर किया है? पीटीआई ने, पीटीआई अपोजिशन जमाते हैं ना, अपोजिशन ने क्या डिलीवर किया है? हम तो बैठे थे दरमियान में, चलो हम अपोजिशन भी नहीं है, हम इक़्तिदार में भी नहीं शामिल नहीं है, हम दरमियान में बैठे थे। अगर अपोजिशन डिलीवर करती तो आज सिस्टम के लिए आज शायद हम भी कुछ और सोच रहे होते, लेकिन अपोजिशन ने भी डिलीवर नहीं किया। तो सिस्टम को के अंदर रहते हुए भी कमेटी सिस्टम छोड़ दिया, जुडिशियल कमीशन का बाइकाट किया, कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट किया। भाई किस वजह से बाइकाट किया? और फिर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, चलने के लिए दूसरा जो बात है, इस वक्त हमारे पास ऑप्शन क्या थी पीपल पार्टी के पास? यहाँ तो हम मुल्क को फिर जंगो-जदल की तरफ ले जाते। आप एक छोटा सा कश्मीर का फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो आप समझते हैं कि 8 फरवरी को पीपल पार्टी छोड़ती और 8 मार्च को या मई जून को दोबारा इलेक्शन हो सकता है पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर? पूरे मुल्क में फिर आप जंगो-जदल और एक दफा आप 100 अरब रुपया लगा के आप दोबारा 200 अरब लगाए इलेक्शन के ऊपर, ऐसा नहीं होता। मुल्कों के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चंद साहब ये तो गुजर गया, बिल्कुल चंद साहब हमने मान लिया, ये गुजर गया। अब इस मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी पुराने समझौते पर ही चलेगी या ये सब सियासी तनकीद है उसके बाद पुराना समझौता ही चलेगा? अब तो नून लीग के पास इतनी अक्सरियत है कि वो अकेले भी हुकूमत कर सकते हैं। देखिए जी, हुकूमत का हमें कोई उनकी हुकूमत लेने का या उनकी हुकूमत की शराकत दारी का हमें कोई शौक नहीं है। हम तो बुनियादी चीजें इस वक्त सबसे जरूरी है कश्मीर, कश्मीर के अवाम को उनके हकूक देना, जो हक़ मलकियत, हक़ हाकमियत और हक़ रोजगार की बात की है, ये कश्मीर से लेकर सारे सूबों के लिए बात की है। और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात की है, आप मुझे ये बताएं कश्मीर के लिए किसी और सियासी जमात के पास या किसी लीडर के पास कोई और हल है तो हमें बता दें, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने जो बात की आपकी किसी बात को नहीं माना गया। आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपका जो आपका सवाल है, देखिए समझौता हमारा जो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन अब पार्टी हम खुद जो आपकी तनकीद है ये बिल्कुल जायज है।
हम ये पार्टी के अंदर भी बैठ के बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि आप तनकीद भी करते हैं और फिर आप हुकूमत के साथ भी बैठे हैं। ये हम इसकी कीमत पे कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब हमने और कीमत करनी है या हम कीमत पे नहीं करेंगे या करेंगे। ये आपको मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर ये कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कश्मीर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें इस सिस्टम को सपोर्ट करने में। अच्छा सर, अंडरस्टैंड करने के लिए ये 8 फरवरी पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ था उसको हम दुरुस्त मान लें कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और ये भी दुरुस्त मान लें क्योंकि मरियम साहिबा कह रही हैं कि आप लोग ने जो है वो धांधली की बारीक वारदात डालते हैं, तो फिर ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है जी की हुकूमत तो फॉर्म 47 की है। पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त पहले दिन से कहता हूँ मैं, तो पहले मेरा अपना मौक़िफ़ देता, मैं पीटीआई का मौक़िफ़ क्या कहूँ, मैं खुद कहता हूँ। ये मैं मेरे रिकॉर्ड शो में आपके शो में कई दफा कह के गया हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ शो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फिर हम पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त कह देना सर कि वो भी ठीक है। आप कहें कि नदीम अफजल जो आपका पुराना मौक़िफ़ है मतलब आप सारी पार्टी को तस्लीम करती है, मैं आप इस तरह भी बात कर सकते हैं। ठीक है चंद साहब, ठीक है, कान जैसे मर्जी पकड़ ले बात। चंद साहब, जी साहब वो सदर मुमलिकत की गवर्नमेंट है, ये हकीकत है। साकिब साहब और चंद साहब वो जजेस थे जो जुडिशल कमीशन ने उनकी सिफारिश की थी, 19 जजेस 4 हाई कोर्ट्स के 20-21 जुलाई को वो हुए थे, तो आज 29 जुलाई हो गया, 10 दिन हो गए हैं, सारे इंतज़ार में है, हुकूमत परेशान है। सदर साहब ने मंजूरी देनी थी, वो लटकी हुई है समरी, को खास वजह है सारी आप रूटीन के ये मामला है। हुकूमत की मर्जी के सारे जज बन गए, हुकूमत थोड़ा सा कर ले जजेस की अपॉइंटमेंट में, ये थोड़ा ही आपने 85 वाले ग्वाल मंडी वाले तहसीलदार या पटवारी भर्ती करने हैं। ये जजेस हैं भाई, थोड़ा सोचने दें। अच्छा, थोड़ा सोचने दें। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों की राहें क्या जुदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इससे पहले कि कोई सियासी बात करे, ये जो सर नया मैकेनिज़्म आया था पेट्रोलियम कीमतों का, ये सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है, आपको सर कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि वज़ीर साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि देखें मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को देखें, आज कीमत ऊपर चली गई थी, लेकिन सर अब पिछले 2 दिनों से कीमतें नीचे आई थी, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा। सर आप कुछ समझ पाए हैं ये क्या हो रहा है? देखिए, ये इसलिए किया गया, आप भी खुद मेरे से एंडोर्स करेंगे कि कीमतें रोज़ उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने कम कीमत पे स्टोर कर लिए है, तो 1 हफ्ते का टाइम हो, 3-4 दिन बाद मुझे पता है कि रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो मैं वो दूंगा नहीं अपने कंज्यूमर को, मोटरसाइकिलिस्ट को नहीं दूंगा। ये मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा कि एक रोज़ाना करना वाकई मुश्किल है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा इन हालात में कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जो स्टॉकिस्ट है, जो ज़ख़ीरा करेगा, सिर्फ फ़ायदा उसको होगा और कंज्यूमर को, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो मुश्किल ज़रूर है। ये मैं नहीं कह रहा ये बेहतरीन, रोज़ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है। अभी 1 हफ्ता पहले $100 ब्रेंट का रेट था, $100 से भी बढ़ गया था, आज $86 है। तो अब ये इतने बड़ा फ्लक्चुएशन जो है ना, आप बताइए, जिसके बाद अरबों रुपए का माल हो, तो वो एक ही दिन में या अमीर हो जाएगा या फकीर हो जाएगा। लेकिन सर जिसके पास अरबों रुपए का माल है, वो एक दिन में कीमतें बढ़ा तो देता है, कम क्यों नहीं कर रहा होता, ये सवाल है। नहीं, हुकूमत कम करेगी तो उसको कम करना पड़ेगा ना। वो कम कर रोज़ाना का मतलब ये कम होगी, बार रेट कम हुए ना। आप एक आध दिन में ही देखेंगे कि नए माल जो आ रहे हैं उसमें रेट कम होगा लाजमी, और नहीं कोई स्टॉक कर सकेगा, वो अभी बेचेगा माल अपना, और जब रोज़ाना की बुनियाद पे होगा तो वो स्टॉक नहीं कर सकेगा, रख नहीं सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके बगैर कोई और इस वक्त ऑप्शन नहीं है। हम जी हाँ, नागुज़ीर हालात
की वजह से ये जो हालात दुनिया में बने ना, ये बड़े अरसा, मैं अभी 60 साल में खुद बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ मैंने इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, हुई नहीं है। ये रोज़ नीचे ऊपर हो रहा है और ये बिजनेसमैन के लिए तो तकलीफ दे भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो ये अरेंजमेंट करना पड़ा मजबूरी की वजह से। शेख साहब, मेरे लिए तो बड़ा मसला बन गया, 100 पैसे पेट्रोल कम हुआ ना, तो मैंने उछलते कूदते हुए इस्लामाबाद का रुख कर लिया। मैं कब सैल करके आऊँ, 100 पैसे कम हो गया तो मौजी हो गई। मैं इधर आ गया तो पैसे बढ़ गया, रुपयों में बढ़ गया। तो ये तो मुझे बताएं, जब कम होता है तो 100 पैसे होता है, और जब बढ़ता है तो रुपयों में जाता है। शेख साहब, आपकी बाकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आप एक वाहद आदमी है सियासत में जिनको मैं कहता हूँ जो सच बोल जाते हैं। मेरा एक सवाल ले लें छोटा सा, आपने हमारे ही प्रोग्राम में वादा किया था कि खुशहाली आएगी, गंदम महंगी हो गई, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई, इवन डेथ सर्टिफिकेट क्या है उसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो मुझे बताएं, खुशहाली कब आएगी? लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को आपने मराद देने के लिए अच्छी खासी रकम ओके कर दी। जी शेख साहब, मैं लाइटर नोट में आपको राणा साहब बताऊं, मैं हर साल 14 अगस्त को तमाम मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 5 लीटर का तोहफा देता हूँ। यौम आज़ादी पे जो पाकिस्तान का झंडा लगा के मोटरसाइकिल आता है, पिछले साल 7000 मोटरसाइकिल और कोई 600 रक्षा वालों को 5 लीटर की पर्ची मैंने अपने हाथ से 16-18 घंटे खड़े हो। इस साल भी 14 अगस्त को सुबह 9 बजे पूरे ज़िले के लिए जो भी आए, ये तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इस तरह का काम करें। मैं ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है इस साल जो मैं अपनी जेब से, तो ये जो आप बात करें ना, ये सही है। इस वक्त लोग तकलीफ़ में हैं, मुश्किल है, और वो खुशहाली नहीं आ पा रही जो कि हम चाह रहे हैं। लेकिन हालात दुनिया में ये जो जंग, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं श्योर हूँ लंबी जंग चल गई, लेकिन ये जंग ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को होना है। ये जो मुश्किलात हैं ना, ये वक्ती हैं, क्योंकि जो सैंक्शंस थी पाकिस्तान पे ईरान के, अमेरिका ने लगाई थी ईरान के लिए, हमारे तमाम बॉर्डर्स बंद है ना। इंडिया के साथ तो हमारी ट्रेड, क्योंकि इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो तो हमें एक तरफ लगाना चाहता है ना, एक अकेला रखना चाहता है। अफ़गानिस्तान को भी उसने मिल के, हमारे वहाँ भी ट्रेड बंद हो गई है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी, यहाँ सैंक्शन लगी हुई है ईरान में। तो खुशहाली के लिए हमें ये काम करने हैं ना कि कहीं ना कहीं सारी दुनिया तो अब ट्रेड कर रही है अपने रीजन में, अपने इलाकों में, हम मुश्किलात में हैं। इंडिया ने ऑल आउट, पता नहीं उसको क्या हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जो मोदी की हुकूमतों ने किया है, वो चाह रहे हैं पाकिस्तान किसी तरीके से आगे ना बढ़े, आगे हमें देख नहीं पा रहा। हमारी हुकूमत भी बड़ी मेहनत कर रही है। देखिए राणा साहब, ये हकीकत है कि 8 साल बाद हमें स्टैंडर्ड एंड पुअर ने वो हमें बी दी है जो रेटिंग की है। इससे पहले हमारी रेटिंग तो -B और C चली गई, पहली बार हुआ है। और रिजर्व हमारे $18.5 अरब हो गए, जो $4 अरब से हमने शुरू किए थे, डिफॉल्ट हो रहे थे। ये आपकी सारी बात मान ली जनाब, इस पर पूरी कौम जो है ना, पूरी कौम आपको मुबारकबाद भी देती है। पूरी कौम जो है, जो तेल के पैसे और बढ़ा लें, वो भी कहेगी हुकूमत को इनाम में दे दें। गरीब को क्या मिला? इस पाकिस्तान के आम आदमी को क्या मिला? नहीं, मैं गरीब के लिए कह रहा हूं, हम तो राणा साहब ना फेडरल, ना प्राइम मिनिस्टर साहब कोई तनख्वाह ले रहे हैं, ना मैं 28 महीने से कोई 1 रुपया भी तनख्वाह ले रहा हूँ। हमारे दूसरे फेडरल मिनिस्टर भी 6 महीने से तनख्वाह नहीं ले रहे। हम अपने ये भी बात करें ना, देखिए ना, अपने पल्ले से लोगों को देते हैं, आप अपने पल्ले से देते हैं। वज़ीर आज़म साहब, मैं देता हूँ, मैं करोड़ों बारे की गल करिए। अच्छा शेख साहब, नहीं वो नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैं और लोगों को भी कहता हूँ ना जी, मैं कहता हूँ और जो हमारे यहाँ वेल ऑफ है इस वक्त के हालात के तहत तमाम, अब देख रहा मैं ये बहुत बड़ी अमाउंट का ये तोहफा दे रहा हूँ। ये देना, ये कैसे पहले हुआ है पाकिस्तान? लोगों को चाहिए ना कि जो इन हालात में जिनको तकालीफ हैं कुछ थोड़ी सी उनमें कमी करें ना। हम अपने कैंप, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जगह दी है जो 1 अरब रुपए की ज़मीन है। आप ये बातें कंफर्म कर लीजिए। सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर मेरा बेटा या बेटी का भी 1 नंबर कम आएगा ना, वहाँ दाखिला नहीं हो सकता, या पोते या पोती का। लेकिन अगर किसी का दाखिला हो जाता है ना, पूरे ज़िले के लिए अनाउंस किया हुआ है कि आपको फीस हम देंगे अगर आपका मेरिट पे और कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है। तो सिर्फ लाहौर में मैं तो यंगस्टर्स के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने कहा कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। सर मैं आपकी बात नहीं करता, चूंकि वज़ीर आज़म साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सर तनकीद ये बनती है इस बात पर कि आप तनख्वाह ले लें,
लेकिन ऐसे फैसले कर दें कि जिससे आम आदमी खुशहाल हो जाए। आप तनख्वाह ना लें, लेकिन आप फैसले ऐसे करें जिससे आम आदमी खुशहाल ना हो, तो उस तनख्वाह ना लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए, बात जो हकीकत जो आप सही कह रहे हैं, हमारा मुल्क मुश्किल में है। हम काफ़ी, और ख़ास तौर पे हमारा दुश्मन जो इंडिया है ना, हमें बड़े मकार दुश्मन से वास्ता पड़ा है। वो बेंट अपोन है कि पाकिस्तान को तनहा कर दे या एक जगह कर दे, लेकिन अल्लाह के फजल से जो हमने मकाम हासिल किया है, ये इंडिया के साथ बाहर जीत के, और फिर जो ईरान के साथ और अमेरिका के साथ जो हम रिकन्सिलिएशन करें, इसका आपको फ़ायदा पहुँचेगा। पूरी दुनिया में इसका हमें एक मकाम मिला है। जल्द ये जंग बंद होगी और इससे हम पूरे वेस्टर्न एशिया तक हमारे ट्रेड होगी। हम तभी देखिए, और फिर हम जोर दे रहे हैं, इस वक्त मेरा सबसे ज़्यादा जोर है, आप पूछ रहे हैं खुशहाली कैसे आएगी। SME जो सेक्टर है छोटा, वो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। 80% लोग तो SME सेक्टर में हैं। हमारे कर्जे और नहीं देते, बैंक उनको कोई लोन नहीं देता। तो ये कोशिश कर रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जोर दे रहा हूँ, और वो भी इस तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटे सेक्टर को ऐसे, वही इंजन ऑफ ग्रोथ है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बड़े इंडस्ट्री पे मुंसलिक है, और 3 साल की बेस्ट मार्केट है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन छोटा बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ सका ना, उसको हम पूरे कर्जे दे रहे हैं, ना हम सहूलतें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है उसके तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तान में पोटेंशियल है। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना, देखिए ना, हमारे पास एजुकेशन के लिए 1% है टोटल अपनी GDP का। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम, हमें करोड़ों बच्चे हमारे जो दिमाग रखते हैं और यंग जनरेशन है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट करें ना, उनके रिसोर्सेज को हमने करना है कि वो कैसे ऐसी तालीम लें जो तालीम ये ना हो कि जो आगे उसको अच्छा रोज़गार ना दे सके। हम जो है ना उनको हुनर सिखाना है, और यही कोशिश है। सबसे ज़्यादा मैंने चीन से यही देखा है, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दी है। शेख साहब ये बताइएगा सर, आपने जो खामियां गिनवाई हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग मुश्किल में हैं, ये सारी चीज़ें मतलब हम इसका एनालिसिस करते रहते हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। इंडिविजुअल्स करते हैं, आप करते हैं, और औरों को भी करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल्स पूरे मुल्क का वो हल नहीं निकाल सकते। इकॉनमी जो है वो गवर्नमेंट ने ही उस पर पॉलिसीज़ लानी है। 5 बजट आपकी हुकूमत के हो गए हैं, तो अल्टीमेटली को डिलीवर होगा, आम आवाम को सुकून मिलेगा, तो तभी बात आगे बढ़े चलेगी। वगरना अब मैं हसन इकबाल साहब को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे जी 10 साल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जो 5 साल गुजरे हैं वो भी तो गुजर चुके हैं। सर मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी क़यादत पर खुला मुखला इल्ज़ामात लगा रही है, और इल्ज़ाम बड़े ही तज़हीक अमेज़ हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो नशिस्त है वो जाली मैंडेट, मरियम नवाज साहिबा की नशिस्त जाली मैंडेट पे है, हुकूमत जाली मैंडेट पे है, लेजिटिमेसी नहीं है। मेरा ख्याल है ये अगर आप किसी को बहुत ही मतलब बड़े किस्म के कोई इल्ज़ामात हों तो उनमें इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मुस्लिम लीग नून क्या कहेगी? क़यादत तो मरियम नवाज साहिबा बोली है, लेकिन कम है, टोन अभी कम है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। देखिए, इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं ना MNA, तभी हुकूमत बनती है ना, तो दोनों पार्टियों की मजबूरी है, तभी वो हुकूमत में रह सकते हैं। जितने भी इल्ज़ामात लगा लें, ये तो सिर्फ मीडिया टॉक के लिए, और ये है हम सब मिल के हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं, उसके बगैर कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती। हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी ना अगर पीपल पार्टी हमसे हट जाएगी, या सूबे में भी जो सूरत हाल है, और इसी तरह मकसद है हर जगह हर पार्टी की हुकूमत तो है ना। PTI की हुकूमत है कि ये आपका कहने का मकसद है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को खुश करने के लिए है, खबर बनाने के लिए, बाकी ऐसी कोई जगह नहीं। मेरा ऐसा ही है ना? मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अगर अदरवाइज होता तो फिर किस बात का कोलिशन है, फिर मिल के काम क्या कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत वो अगर हट जाए हमसे, ये आसान सी बात कर रहा हूँ ना, तो हमारी हुकूमत ही ख़त्म हो जाती है। तो वो हमें बातें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में तो शामिल है ना, उनके वो चेयरमैन भी हैं, सेनेट के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट साहब वो खुद जरदारी साहब बैठे हैं, तो वो मदद भी तो ले रहे हैं ना। अगर वो दोनों पार्टियों को इसमें काम करने का मौका मिला हुआ है। आप लोग जब ये आकर बात करते हैं मीडिया पे, आप भी बात कर रहे हैं, राना सनोला साहब ने पीपल्स पार्टी पर करप्शन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, बाद में उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि हम देखेंगे। आप क्यों सवाल कर रहे हैं? आप भी वही बात कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ रहनुमा भी ये बात करते हैं।
तो फिर तो वो इमरान खान जो है 2014-16 में जो उनका नारा था कि इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, एक आता है दूसरा आता है, एक आता है दूसरा आता है, तो इस तरह की जब आप बात करेंगे तो ये तो अवाम को तो वो फिर जो थर्ड पार्टी है उसकी बात कन्विंस करेगी कि वो तो कहते थे यार बारियां लगाई हुई हैं, ये तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बाकी अंदर से दोनों ठीक हैं। तो ये तो मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन आपको नहीं लगती? ये मैं आपसे मुतफिक हूँ। अगर इस तरह करना है, एक तरफ तो मिल के काम करना है, हुकूमत में कोलिशन करनी है, और दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने हैं, तो इस तरह तो नहीं मामला चल सकते। ये तो हुकूमत पर लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकती। मिल के काम करना है, सबकी ज़रूरत है। मुल्क के डेमोक्रेसी की, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम सबको मिल के काम करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी भी जो बाहर भी हैं, जिनकी नहीं भी, उनसे भी चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। झगड़े करने से तो यही तो मुश्किल हुई है। हम क्यों पीछे रह गए? हमारा मुल्क पीछे क्यों रह गया? हमने हर जगह, कोई भी पार्टी हुकूमत में आई है ना, तो दूसरों ने उसकी टांगें खींची हैं। तो ये अगर अपने आप पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो कहाँ हमारा वो हुकूमत का जो डिलीवरी है, डिलीवरी नहीं कर सकेंगे हम। अगर डिलीवरी करनी है तो मिल के काम करना पड़ेगा। इवन जो पार्टियां। शेख साहब एक आखिरी सवाल मेरा ले लें। शेख साहब आखिरी सवाल ले लें। पेट्रोल तो चलो बाहर से आता है, हमारे मुल्क में नहीं निकलता, महंगा हो गया जंग की वजह से, और गैस भी आ रही है बाहर से, मान लें LPG जो है वो भी महंगी होगी। गंदम मेरे अपने मुल्क में है, गंदम क्यों महंगी होगी? तो गंदम चोरी हुई वो उसका ज़िम्मेदार कौन? जी, गंदम आज अभी मैं उठ के आ रहा हूँ, ECC की मीटिंग थी, उसमें यही बात हुई है गंदम की कि 22 लाख जो है ना 22 मिलियन टन तो इस बार गंदम हुई है। बड़ी हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड है फी मंथ जो एक महीने में $1.5 मिलियन टन है, तो डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो स्टॉकिस्ट ने स्टॉक कर ली है। तो ये हम इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं, क्या इंपोर्ट की जाए ताकि गंदम ऑलरेडी वाफर मिकदार में है। तो ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा, या तो इसको फ्री कर दें, मैं तो ये तजवीज़ करूँगा। बाकी कमोडिटीज़ भी जो है ना वो तो फ्री, गवर्नमेंट का जहाँ पे भी हमने किया है ना, चाहे वो SOE स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हों, चाहे वो इदारे, हम कामयाब नहीं हो सके गवर्नमेंट से। हम तो, हमारा ब्यूरोक्रेट यूज टू ही नहीं है इन चीज़ों को, कारोबारी चीज़ों को हैंडल करने का। मैं बड़ी बोल्ड आपसे बात कर रहा हूँ, और हमें फैसले करने, बाकी चीज़ें कर दी ना, ये भी हमने ओपन करनी पड़ेगी, और बिल्कुल शार्टेज नहीं होगी। गंदम है लेकिन आर्टिफिशियल महंगाई की। शेख साहब आपने जो नंबर्स बताए हैं मैं उस पर बात करता हूँ। आपने कहा कि 22 मिलियन जो है वो हमारी पैदावार है और 1.5 मिलियन महाना हमें चाहिए होती है, यानी कि हमें तकरीबन ये 18 मिलियन के करीब साल में चाहिए होती है। फिर गायब करने वाले ने जो गायब किया है 45 लाख इधर से पंजाब से और 6 लाख जो है वो सिंध से गायब किया। उन्होंने इन नंबर्स के मुताबिक ठीक गायब किया सर, इनको भी सारे नंबर्स पता है। या गायब किया है या लोगों ने स्टॉक कर लिया है। देखो ना, लोगों ने यहाँ हमारा जो आज की मीटिंग में तो हमें बता रहे थे कि जो अननेसेसरी स्टॉक हो गया जिन जिनके पास भी, वो जब आप फ्री करेंगे, देखिए ना वर्ल्ड मार्केट की प्राइस कुछ है, आप ठीक है आपके यहाँ उगती है, लेकिन आप स्मगलिंग या हो जाती है या करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसको आप फ्री मार्केट करते हैं ना, हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। अब तो नहीं ना हो सकती शेख साहब, अब तो बॉर्डर बंद है, 60 साल अब तो बॉर्डर बंद है, अब किस तरह हो सकती है जी? तब भी तो वही स्टॉक, हमारा यही ख्याल है ना कि स्मगल नहीं हुई। इस बार स्टॉकिस्ट ने अननेसेसरी के, दुनिया में कीमतें ज़्यादा हैं, दुनिया में आज जो हमें बता रहे थे ना, अगर आज हम इंपोर्ट भी करें तो कोई 4,500 या उससे ऊपर फी मन कास्ट आती है। तो लोग जो स्टॉकिस्ट हैं, जब तक आप या तो उसको फ्री कर दें, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ना तो उसमें हम सही पॉलिसी बना नहीं पाते और उससे नुकसान हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, इसलिए जो है गंदम का बहरान है। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन। पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ये पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नवंबर में मुतवक्के हैं, इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उन्होंने अरकान असम्बली से तजावीज़ तलब कर ली हैं और गैर जमाती बुनियादों पर
ये इंतखाबात करवाए जाएंगे, फिर 7 रोज़ में फ़ैसला करना होगा हर उम्मीदवार को कि उसने किस जमात में शामिल होना है। राना साहब, तैयारियां हो रही हैं क्या? एक दफ़ा फिर जैसे पहले बात होती थी बात होगी, तैयारियों की खबरें सामने आएंगी और फिर जब इंतखाबात होने होंगे तब कोई जवाज़ ढूंढ लिया जाएगा, या वाकई नवंबर में इसी साल सर्दियों में हो सकते हैं इंतखाबात बल्दियाती? मुझे लगता है आपको ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का कोई असर हो गया, मुझे लग रहा है हमजा साहब। वो कैसे राना साहब? वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या नवंबर में रोटी 5 रुपए की हो जाएगी या 10 रुपए की हो जाएगी? क्या नवंबर में पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाएगा? क्या नवंबर में गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने चला जाएगा? क्या नवंबर तक इस मुल्क के अंदर हर तरफ लहर बहर हो जाएगी? क्या नवंबर तक जो है इस मुल्क में हर आदमी जो है वो ढोल पकड़कर चौकों में खड़े होकर जिंदाबाद जिंदाबाद हुकूमत जिंदाबाद इसके नारे लगाएगा? ठीक है, ऐसा तो होता नजर नहीं आ रहा। हर रात एक नया अजाब को हम झीलते हैं, हर रात एक हम पर अजाब आता है। लोग पहले जागते थे किसी और वजह से, बिजली महंगी, लोड शेडिंग ज्यादा, जी जी, गैस नहीं आती, पेट्रोल रोजाना महंगा हो रहा है। अगर सस्ता होता है तो पैसों में होता है, महंगा होता है तो रुपयों में होता है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा, क्या इस्लामाबाद का इलेक्शन हो गया? क्या इस्लामाबाद का इलेक्शन हो गया? नहीं हुआ ना, छोटा सा शहर है जी जी, जिस पे कई दफा कई फैसले हैं, नहीं इलेक्शन हुआ ना। पंजाब तो बहुत बड़ा है जी जी जनाब, आज भी लाहौर में बारिश हुई है, पानी सड़कों से निकल गया। ये आपके पास है फिरोजवाड़ा, मरीद के कामों की, उसके साथ नारंग मंडी, आज इर्द गिर्द की सारी बस्तियां, महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटियां जो एनओसी के बगैर वहां पे चल रही थी, क्या उनमें उन घरों से पानी निकल गया? नहीं निकला। हर टीवी चैनल जितना दिखा सकता है उतना दिखा रहा है, जितना नहीं दिखा सकता वो नहीं दिखा रहा। क्या माजरत के साथ साफ सुथरा पंजाब के लोगों ने एहतजाज बंद कर दिए? वो जो सड़कों पे आके एहतजाज करते थे दूसरा पंजाब वाले, बंद हो गए? क्या लोगों ने ये, क्या वो गंदम का स्कैंडल और लोग गिरफ्तार हो गए कि जिन्होंने गंदम चोरी की थी? आप इलेक्शन करवाते हैं उस सूरत में जब आप एक खुशहाली लेके आए होते हैं, जब पता होता है कि आम आदमी ने, गली मोहल्ले वाले ने जो है वो आपको वोट देना है। जिस मुल्क के अंदर डेथ सर्टिफिकेट की कीमत बढ़ जाए, ये अंदाजा लगाए ना, डेथ सर्टिफिकेट की कीमत भी बढ़ गई है, जिस पर सोशल मीडिया पे लोगों ने मजाक शुरू कर दिया, इससे पहले कि इससे भी ज्यादा हो जाए मर जाओ। लगता है उस पर अमल दरामद शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यार हमजा साहब, मुझे पता है, मुझे आपके दर्द का पता है, वो दर्द मेरा भी है, वो दर्द सबका भी है। वो दर्द इस पाकिस्तान के हर शहरी का है जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो आटा महंगा हो रहा है, जो हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं हमने लेना, क्योंकि हमने आदि होना इसका। नहीं हो रहा इलेक्शन नवंबर तक, आप देख लीजिएगा, नहीं हो। देखें, नवंबर में इलेक्शन के लिए मतलब है 90 दिन पहले आपको शेड्यूल देना, आपने हल्का बंदियां करनी है, अभी तक तो वो नहीं मुकम्मल हो रही। पहले इस्लामाबाद का इलेक्शन करवाने दें, अगर ये इस्लामाबाद का इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए अपनी मर्जी का, ठीक है, जाकर देखेंगे कि ये पंजाब इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते। उन्होंने वही बात यह है कि जो पंजाबी कहते ना, काका देता है चुकी फिर वो अब यही डिस्कस करते रहे हर तरफ, जनाब इलेक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वो इलेक्शन हो रहा है, मैं नहीं कहता नहीं हो रहा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो रहा है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो रहा है, वुकला के इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, जिसमें ये नहीं देखा जाता क्या है क्या नहीं है। ये बल्दियाती इलेक्शन इमरान खान ने भी नहीं कराए थे पंजाब में जी, उसकी हुकूमत ने नहीं कराए थे, मुस्लिम लीग नून जो है वो भी नहीं कराएगी। अब इसको बोल जाएं, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक अवाम के अंदर खुशहाली नहीं आती, जब तक इन्हें यकीन नहीं होता कि चलें कुछ तो वोटर आ जाएंगे ना। तो ये यकीन भी करवाने के लिए इन्हें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आवाम की पहुंच तक लानी पड़ेगी। ठीक हो गया रान साहब, यानी कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। साकिब साहब, एक मामला है, ये अटर्नी जनरल के लाहौर वाले घर पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा है। ये गलती से उन्होंने कहा कि हमने मार दिया, शायद साथ वाले घर में जाना था, ये गलती हुई थी या माइंडसेट ही कुछ अब ऐसा बन चुका है कि जहाँ चाहे जा सकते हैं? एक तो वही जो स्टोरी आई हमारे सामने, 6-7 पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ FIR भी हो गई और उन्होंने ज़मानत भी करवा ली 12 अगस्त तक। और उन्होंने कहा जी गलती से हम गए, और उसमें आपने स्टोरी में पढ़ा कि बड़ा हैरान कौन है, वो गए, उन्होंने गमले तोड़े, वो अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने DVR उतारी और DVR साथ ले गए।
और उन्होंने जितनी सीसीटीवी फुटेज थी डिलीट की और डीवीआर वापस कर गए। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई बंदा नहीं था, वो उनके ड्राइवर जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब के वो जो है वो मौजूद थे, ये बताया गया। पहली बात तो ये है हमजा साहब के ये अटॉर्नी जनरल साहब का घर हो या किसी भी आम आदमी का घर हो, उस पर उसके घर का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल के घर, हम यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जिस SHO के उस एरिया में अंडर में आती है, उनको पता है कि इस सेक्टर में फलां जगह पे किस किस का घर है कि मतलब ये अथॉरिटीज, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक ही है पूरे मुल्क में, तो उसके घर का SHO को नहीं पता। चलें ये भी मान लेते हैं। और जब वो जाता है वहां पे, हमारी इतला के मुताबिक बता भी दिया गया क्या कि ये जी अटॉर्नी जनरल का घर है। इसके बावजूद पुलिस ने चढ़ाई भी की और सारा जो है वो पुलिस ने मामला किया और फिर अटॉर्नी जनरल साहब को इतला दी गई और फिर पुलिस कह रही है कि उनके साथ वाला घर जो है शायद वो जो क्रिमिनल का था। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो एक माइंड सेट पुलिस का बनाया गया है ना, राणा साहब बहुत डीपली इस चीज़ को बड़े अरसे से देखते रहे हैं पुलिस के जो रवैयों को। तो पिछले 4 साल में जो हमने देखा है ना कि पुलिस को खुली छुट्टी है, पुलिस कारकुनान, मुखालिफिन, सियासी उनके घरों में जा रही है। चार दीवारी का तो तकद्दुस वाला मामला ही नहीं है। हमारी अदालतों ने भी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो जो प्रोटेक्शन थी, वो जो राइट्स जो थे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और जो पुलिस का माइंडसेट बन चुका है ये उसी का असर है हमजा साहब, वगरना ये कभी ना होता। ये कैसे हो सकता है? कल आप अंदाजा लगाएं किसी वजीर के घर में ये कर दें, कल किसी और के घर में ये कर दें, तो फिर क्या बनेगा? ये हो ही नहीं सकता था। ये माइंडसेट है, इसलिए हुआ। उन्होंने कहा चढ़ दौड़े, मतलब देखे ना, रेड का मतलब ये होता है एक मुखबर है, उसने इतला दी है, उस पे जाते हैं, उसकी रेकी करते हैं, उस घर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नफरी जाती है। ये बड़ा जो है वो अमल होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, बड़ी रैकी बड़ी मशहूर है कि जी कि हम मतलब कोई बताए ना, कोई शख्स अपनी खूबी बता रहा हो तो वो भी पुराने वक्तों में कहा करता था कि मेरी थानेदार वाली रैकी है। तो रैकी इतनी गलत कैसे हो सकती है कि अटॉर्नी जनरल का ही घर आपको पता नहीं चला? चलिए मान ले, मैं इसको भी साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा साथ वाला घर, क्या साथ वाले घर के किसी शख्स को पकड़ा? क्या वहाँ पे होने वाली जो 2 नंबरी थी वो सामने लेकर आए? क्या उस घर में लगे हुए जो कैमरे, साथ वाले घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, उस घर के जो कैमरे हैं उसमें कोई 2 नंबर बंदा अंदर जाता हुआ बाहर निकलता हुआ कोई ना कोई तो नजर आएगा ना? क्या वो किया? ठीक। मुझे आज वो चीज़ याद आ रही है कि जब एक केस की हेयरिंग चल रही थी रात लेट तक, जब तहरीक इंसाफ से उनका निशान वापस लिया गया, साकिब साहब आप तो उसको कवर कर रहे थे, तो अचानक से मिनिस्टर गौहर ने कहा जी मेरे घर तो पुलिस चली गई है। हाँ जी, जो यही अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में भी थे। हुक्म हुआ कुछ देर के लिए कि फौरी तौर पर चेक किया जाए और टाइम थोड़ा दिया गया, कितनी देर में पता किया जाए, सारा कुछ किया जाए जी। तो ये मैं ये हुआ ना उस वक्त भी। अगर उस वक्त ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती, सिर्फ अटॉर्नी जनरल साहब का घर नहीं, चाहे वो सिंध के किसी पसमानदा इलाके में किसी शख्स का घर हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, किसी भी जगह पे हो, बिल्कुल किसी के भी घर का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए है और कानून हरकत में आना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।